औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने जिस तरह से हमारे सिलेबस में से बिगिनर लेवल के अंदर से एक टॉपिक कंप्लीट किया था, जो कि था इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल एनालिसिस। उसका ओवरव्यू और इसको अगर समझना है तो इसकी क्लास की रिकॉर्डिंग अपने वॉइस ऐप के अंदर है, वहां से आप ये क्लास देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। आज है सेक्शन चैप्टर टू में हम माइंडसेट ऑफ इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर का माइंडसेट किस तरह से रहना चाहिए ये हम पढ़ाई करेंगे। देखो, दो तरीके के लोग रहते हैं, मैंने पहले ही बताया, एक तो ट्रेडिंग करेंगे और एक तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन ट्रेडिंग के लिए ना बहुत टाइम की जरूरत है, आपको एक्टिवली वहां पर बैठना होता है और चार्ट्स देखना होते हैं, ठीक है, और आपको उसके अंदर स्ट्रेटेजीज बनानी होती है। ये सब चीजें अगर आपके पास बहुत टाइम है और आप बहुत एक्टिव है शेयर मार्केट को लेकर और आपके पास में फंडामेंटल का भी पूरा नॉलेज है, तो उनके लिए ट्रेडिंग बहुत फायदेमंद चीज है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों के पास में टाइम नहीं है, जो लोग अभी कुछ जॉब कर रहे हैं, जैसा कि अपने क्लास के अंदर भी बहुत सारे लोग आईटी में, कुछ लोग आईटी में हैं, कुछ लोग मेडिकल वाले हैं, कुछ लोग पुलिस में हैं, ठीक है, कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं। सब लोग कुछ ना कुछ अपने अपने इसमें मशगूल है कारोबार में, ठीक है। तो इनके पास में इतना टाइम नहीं है कि वो मतलब मोबाइल को लैपटॉप के सामने या मोबाइल के सामने बैठे और कंटिन्यूअसली चार्ट्स को ऑब्जर्व करे और उसके अंदर से कोई जबरदस्त तरीके से एक ट्रेड ले और उसके अंदर से प्रॉफिट निकाले। तो ये मतलब बहुत स्किल वाली टेक्निक है। ट्रेडिंग जो है ना, बहुत स्किलफुल टेक्निक है, तो उसको भी हम आगे जाके सीखने वाले हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम फंडामेंटल ही सीख के रुक जाएंगे, हम वो आगे सीखेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि ट्रेडिंग के लिए बहुत टाइम, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। कौन सी? ट्रेडिंग। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है ना, यहाँ पर आपको टाइम नहीं देना है मार्केट के लिए। क्या नहीं करना है? आपको बिल्कुल टाइम नहीं देना है मार्केट को। बस आपने क्या किया है, एक कंपनी की स्टडी की है कि आपको एक कंपनी पसंद आई। कंपनी कब पसंद आएंगी? जब हम उसके नंबर देखेंगे, उनके फ्यूचर प्लान देखेंगे, वो इंडस्ट्री में काम कैसा हो रहा है देखेंगे। जो चार टूल्स थे ना अपने, वो टूल्स में से हम उसको प्रोसेस करेंगे कंपनी को, और हमने अच्छी तरीके से कोई भी कंपनी ढूंढ निकालेंगे, और उस कंपनी में हमको बस क्या करना है, पैसा इन्वेस्ट करना है। यानी आप क्या करेंगे कि वो आपका जो भी पैसा है वो कंपनी में, उस कंपनी के शेयर्स बाय करेंगे और उसको लंबे समय तक आप छोड़ देंगे। कि आपको पता है कि कंपनी 5 साल बाद, 10 साल बाद अच्छा एक बड़ी मतलब कंपनी बन जाएंगी, आज जो छोटी है, या इसकी बहुत वैल्यू रहेगी आने वाले फ्यूचर में। तो आपने वो सोच के उस कंपनी में आज इन्वेस्ट करना है, और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा एक 5 साल 10 साल बाद। और कितना बेनिफिट मिलेगा ये मैंने बेसिक वाली क्लास में बताया था कि सिर्फ 100 रुपये लगाकर विप्रो में, अगर आपने 1987 या 1982 के अंदर, आज से 35-40 साल पहले सिर्फ 100 रुपया लगाया होता, तो आज उस 100 रुपये का 14 करोड़ रुपया हुआ होता। कितना हुआ होता? 14 करोड़ रुपया। तो ये आपने मतलब रोज ट्रेडिंग तो नहीं की, आपने ना ही मार्केट को टाइम दिया, ना कुछ किया, बस आपने देख लिया कि विप्रो आगे जाकर इतनी बड़ी कंपनी बनेगी कि वो मेरे 100 रुपये को 14 करोड़ रुपये, आपने सोचा होगा कि लाख रुपए बना देगी या 10 लाख बना देंगी, लेकिन आपने ये नहीं सोचा होगा कि इसके करोड़ों में पैसे बनेंगे। लेकिन मार्केट ने आपको दिया ना उतना रिटर्न। तो ये मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट का फायदा है, ठीक है, जो कि हमको कहाँ से समझ में आएगा। विप्रो जैसी कंपनी अगर हमको आज ढूंढना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप 50 कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और 50 कंपनी में समझो आप हजार 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 रुपये ही लगाते हैं, आज के जमाने के हिसाब से 50,000 ही रुपया लगाते हैं, या 20 कंपनीज के अंदर आप 2,500 रुपया लगाते हैं, यानी 50,000 रुपया इस तरह से आप इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आपकी स्टडी बहुत अच्छी रहेगी और वो कंपनी के अंदर भी दम रहेगा, तो हो सकता है कि आने वाले 40-50 साल बाद आपके वो 1,000 या 2,500 रुपया कई करोड़ों में बदल जाए। हो सकता है या नहीं हो सकता? ये पॉसिबल है या नहीं है? क्योंकि हम सिर्फ एक कंपनी को नहीं स्टडी करेंगे,
हमारे पास एक हथियार हमको मिल रहा है, वो हथियार क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस, जो हमें सिखाएगा, जो हमें बताएगा कि कंपनियां देखना कैसी है, हमारी आंखें खोल देगा, ठीक है ना। तो वो सब चीजें हम देखेंगे ना, तो उसके बाद में हमको ऐसी कुछ कंपनीज मिलेगी जो कि विप्रो जैसी साबित होंगी कि एक 100 रुपया 14 करोड़ रुपए में तब्दील हो गया, ठीक है। तो ये इतना पावरफुल है। कम से कम अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी उम्र 20 साल 30 साल है, तो मैं ये नहीं कहता कि आप 40 साल तक रुकना पड़ेगा। हो सकता है 10 साल में भी आपको रिटर्न मिल जाए, 20 साल में भी रिटर्न मिल जाए। या आप कहेंगे, आप देखेंगे कि मैंने 1000 रुपया लगाया था या 2500 रुपया लगाया था, और 2500 रुपये के 10 लाख रुपए बन गए, और आप सोच रहे होंगे कि चलो अभी मेरे को इस पैसे की जरूरत है। तो आपके सही वक्त में से, जरूरत के वक्त में पैसा काम में आ सकता है आपके। या वो 2500 रुपये के 50 लाख रुपए बन गए, फिर आपने उसका कुछ घर ले लिया, आपका आपका घर हो सकता है। तो आपने क्या किया था? बस एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट की थी, जो कि फंडामेंटल समझने के लिए आपने आपका जान माल वक्त तीनों दिया था, अच्छे से स्टडी की थी और कंपनी में पैसा लगा दिया था, जो कि हलाल तरीके से काम करती है। ये आपने आपका काम कर दिया, बाकी रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है, ये छोड़ के, ये समझ के आपने छोड़ दिया। और वो कंपनी को फिर आपने ऐसा नहीं कि मतलब आंख बंद कर दिया, भूल गए। आप उसको ट्रैक करेंगे, वो किस तरह करना है ट्रैकिंग, वो हम आगे सीखने वाले हैं कि जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है इसको किस तरह मैनेज करना होता है, ये हम आगे जाके समझने वाले हैं। तो आई थिंक ये जो माइंडसेट है ये बहुत जरूरी है, वरना दिमाग के अंदर बहुत सारी चलते रहती है कि यार मैं क्लास कर रहा हूँ, मुझे कब वो इल्म आ जाए और मैं कब एकदम मार्केट का हीरो बन जाऊं। तो यहाँ पर रातों रात और एक हफ्ते में और एक महीने में हीरो कोई नहीं बनता, एक स्लो प्रोसेस है ये, है ना। तो ये स्लो प्रोसेस है, इसको जिसने सबर कर लिया, सीख लिया, वो चमकेगा, वो हीरा बनेगा यहाँ पर। ठीक है, इंशाल्लाह। आई थिंक इतनी ज्ञानबाजी काफी है माइंडसेट को लेकर। मैंने जो अभी कंपाउंडिंग का कंसेप्ट बताया कि 100 रुपीज इज कन्वर्टिंग इनटू 14 करोड़ रुपीज, ठीक है। तो ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट है, ये जो पार्ट है कंपाउंडिंग का इफेक्ट है, ये इसको कंपाउंडिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो वो 100 रुपये के आपके पे मतलब एकदम से 14 करोड़ नहीं हुए। कंपाउंडिंग में क्या होगा, 100 रुपये के 200 होंगे, 200 के 400, 400 के 800, 800 के 1000, 1000 के 10,000, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। एक मिनट, मुझे ग्रुप में मैसेज। ओके, तो आई थिंक ये जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट है ये सबको समझ में आया होगा यहाँ तक। तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पर लिख लेता हूँ, कंपाउंडिंग का किस तरह काम करता है। कंपाउंडिंग यानी क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, इन्वेस्टेड अमाउंट, ठीक है। तो इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर हमको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हर कुछ टाइम बाद मिलता रहेगा, प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो हम वो प्रॉफिट को बाहर नहीं निकालेंगे, वो प्रॉफिट को अपने इन्वेस्टमेंट में ही ये करेंगे। एक जस्ट मिनट, मुझे बार बार एक कॉल आ रही है। ओके, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट के अंदर मैं ये बता रहा था कि इन्वेस्टेड अमाउंट जो है उसके ऊपर हमको कुछ टाइम बाद प्रॉफिट मिलेगा। लाइक हमने 1000 रुपीज आज इन्वेस्ट किया है, तो अगर मार्केट हमको अच्छा तरीके से ट्रीट करता है तो वो 1000 रुपये के 1100 रुपये एक महीने बाद भी हो सकते हैं और एक दिन बाद भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वो प्रॉफिट को हम कलेक्ट नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, वो प्रॉफिट को हम वैसे रखते हैं, और वो प्रॉफिट जो है तो हमारा एज ए इन्वेस्टमेंट काम करता है। क्या करता है, इन्वेस्टमेंट काम करता है, ये चीज समझ लो। कंपाउंडिंग में क्या होती है, इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर हमको प्रॉफिट मिलता है, और प्रॉफिट को हम उधर ही छोड़ देते हैं, तो फिर वो क्या हो जाता है, वो प्रॉफिट ही एज ए इन्वेस्टमेंट काम करता है हमारे लिए। मैं यहाँ पर लिख लेता हूं, प्रॉफिट
प्लस बेस अमाउंट। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, नेक्स्ट स्टेज हो गई। ठीक है, तो ये प्रॉफिट प्लस बेस अमाउंट ये हो जाएंगी आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो जाएंगी आपकी। फिर इसके ऊपर आपको कुछ प्रॉफिट मिलेगा, है ना। ये जो अमाउंट के ऊपर ये जो इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर आपको और कुछ प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट यानी आपका शेयर प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, तो ये फिर आगे जाकर क्या होगी, मतलब ये साइकिल चलती जाएगी, है ना। ये साइकिल क्या होगी, चलते जाएगी। यानी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है, वो दोनों को मिला के फिर उसके ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है, फिर वो तीनों को मिला के फिर उसके ऊपर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो ये अगर हम लॉन्ग टर्म में रखेंगे ना, तो इसका बहुत बड़ा एक चेन बन जाती है। और वो चेन क्या होती है, हमको लॉन्ग टर्म के अंदर काम में आती है। तो जिस तरह से मैंने बोला था 100 रुपीज के विप्रो के शेयर हो गए थे 14 करोड़ रुपीज। तो वो कैसे हो गए थे, वो 100 रुपीज के अंदर 10 रुपया मिल गया, फिर 120 रुपया मिल गया, फिर बढ़ते गया, पैसा बढ़ते गया, इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये हो गया कंपाउंडिंग का इफेक्ट। तो यहाँ पर ये सबसे सिंपल टेक्निक है ना मार्केट से पैसा कमाने की, कि आप आपका जॉब करते रहो, आप आपका काम करते रहो, मार्केट चाहे गिरे या भागे या कुछ भी हो जाए मार्केट में, आपने जो कंपनी ली है, आपको कंपनी पे भरोसा है, तो आप क्या करेंगे कि कंपनी के अंदर जो पैसा इन्वेस्टेड है, आपको दिखेगा कि यार इतना अभी प्रॉफिट दिख रहा था लास्ट मंथ, अभी आज इतना कम हो रहा है, मार्केट गिर रहा है, तो निकल जाए क्या। तो ये बहुत गट वाली, मतलब इसके लिए बहुत गट लगते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। गट यानी बहुत हिम्मत लगती है ना। इंसान प्रॉफिट में तो और नुकसान में तो बहुत दिनों तक रहता है मार्केट के अंदर, कि चलो अभी शेयर मेरा डाउन है तो रेट पे आने तक वेट करूंगा, है ना। लेकिन जब अपना शेयर पॉजिटिव है, प्लस में है, और वो कम हो रहा है, वो देखना, वो नहीं सबर होता सब लोग से। तो उसके लिए भी गट्स लगते हैं, उसके लिए भी एक माइंडसेट लगता है, जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो कोर सैटेलाइट स्ट्रेटेजी के बारे में कल पढ़ाई की थी, तो हमारी जो कोर सैटेलाइट में हमारा जो कोर है, तो हम कोर को कभी हाथ नहीं लगाएंगे। जो कोर क्या है, हमारा फंडामेंटल पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो। ठीक है, और रही बात बाकी सराउंडिंग वाला जो पार्ट था, दूसरा वाला सर्कल, उसके अंदर हम ट्रेडिंग करेंगे, और वो ट्रेडिंग से हम बेनिफिट ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के, है ना। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। बेस अमाउंट यानी हमने जो सबसे पहले इन्वेस्ट किया था वो चीज 100 रुपया, ये 100 रुपया आपकी बेस अमाउंट है। अभी क्या होता है, इन्वेस्टिंग के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो लोग लमसम अमाउंट लगा देंगे, ठीक है, और कुछ लोग कहेंगे कि हम एक बार में ही 1 लाख रुपया नहीं लगाने वाले, हम क्या करेंगे, हर महीने में एक 8,000 10,000 रुपया लगाएंगे। तो सिस्टमैटिक तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसकी प्लानिंग बनाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, SIP। हमने जो शेयर खरीदने की सोची है, उस शेयर के ऊपर हम SIP स्टार्ट करेंगे, यानी हर मंथ में थोड़ा 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 पैसा हम वो कंपनी के अंदर डालते जाएंगे। तो और कब तक डालेंगे, आपका जो प्लान है तब तक, 1 साल 5 साल 10 साल। ठीक है, तो इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि लमसम डालना पैसा ठीक रहेगा, यानी एक बार ही पैसा डाल दिया आपने और फिर देख आप उसको आगे देखेंगे ही नहीं, वो बेस्ट लगता है आपको, या हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालना। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा राय लेना चाहूंगा सब लोग की। यस शकील भाई, हरदिल अजीज, बोलिए। शकील भाई, आपका माइक अनम्यूट कर दिया है मैंने। कोई और आपकी मतलब थॉट रखना चाहेगा कि एक बार ही कंपनी में पैसा डालना अच्छा है? हाँ अजहर, बोलिए। जी शकील भाई। हर महीने थोड़ा थोड़ा जो इन्वेस्ट करेंगे ना, हाँ कभी शेयर नीचे आएगा तो उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते राइट रहेगा, राइट। कम ये उतना अच्छा रहेगा।
हम्म हम्म ठीक है, ठीक है। अब आमिर भाई की भी एक राय आई है कि लमसम करना है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करना है। और ठीक है, और अजहर कुछ बता रहे थे भाई आप? सर मेरी पर्सनल राय ऐसी है कि मतलब अपन जितना महीने का कमा रहे हैं हम्म उसका कुछ परसेंटेज में हर महीना काट के रखना चाहिए। मतलब 20%, 25%, जितनी भी अपनी कमाई हम्म। उसके अंदर से फिक्स इतना परसेंट मैं लगाऊंगा हर महीने। सही है, सही है। तो बेहतरीन तरीके से दो तीन राय आए हैं अपने पास में, इसके अंदर कोई ही मतलब गलत और कोई सही है ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों के भी फायदे हैं और नुकसानात हैं। नुकसानात तो नहीं है, लॉन्ग टर्म में फायदा ही है। अयाज भाई का भी राय एसआईपी का है, और माइंडसेट पर ही वैसा थोड़ा थोड़ा बेहतर है। ठीक है, देखो कैसा है, लमसम के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि आज कंपनी का शेयर है, जो भी प्राइस है हम उस प्राइस पे उस शेयर को खरीद रहे हैं, और फिर इसको हम सोच रहे हैं कि अगले 5 साल तक हम इसको, या 1-2 साल तक हाथ में लगाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, दो कंडीशन होगी। सबसे पहली कंडीशन तो ये होगी कि आपने जो रेट पे खरीदा है आपको नहीं पता वो रेट सस्ता है या महंगा है। ठीक है, अगर आपने महंगे रेट पे खरीदा है तो आपको मतलब उतने बेनिफिट नहीं मिलेंगे जितने बेनिफिट आपको कम रेट पे खरीदने पर मिलने वाले थे। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल से चीजें समझ में आती है। एक एग्जांपल लेते हैं, किसका लेंगे एग्जांपल? कोई अच्छे शेयर का एग्जांपल बताइए। चलो मैं विप्रो का बात कर रहा हूँ तो विप्रो का एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, विप्रो। तो विप्रो आज से तकरीबन 1.5 महीना पहले 725 रुपए के आसपास चल रहा था। कितना चल रहा था? 725 रुपीज पर शेयर। और आज कितना चल रहा है, किसी को पता है रेट? आज उसका रेट चल रहा है अराउंड 570 रुपीज। 570 रुपीज एग्जैक्टली किसी ने ग्रुप में डाला है 571 रुपीज पर शेयर में डाल देता हूं। तो ये कितना डिफरेंस हुआ प्राइस के अंदर? 30 रुपया, 130 रुपया और 155 रुपए का डिफरेंस हुआ। कितने टाइम में? सिर्फ 1.5 महीने में। तो अगर कोई बंदा कहता है कि मैं विप्रो के अंदर 1 लाख रुपया आज डालने वाला हूं, कितने रुपया? 1 लाख रुपया, और मैं इसको देखूंगा नहीं अगले 10 साल तक, तो 1 लाख रुपया अगर आप डालने जा रहे हो, तो मैं उसका कैलकुलेशन लगा देता हूँ। तो 1 लाख रुपए में हमको शेयर कितने मिलेंगे? 725 के हिसाब से 138 शेयर। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, 138 शेयर आपको मिलेंगे। और 570 के रेट से अगर लिया आपने तो 175 शेयर मिलेंगे। तो आपका कितने शेयर को नुकसान हो रहा है? 37-38 शेयर का नुकसान हो रहा है आपका। तो सिर्फ ये नुकसान क्यों हुआ आपका? क्योंकि आपने एक बार में ही पैसा डाल दिया था, तो आपको उस दिन पता नहीं था कि वो शेयर कहाँ जाएगा, उसके आगे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। कंपनी तो बढ़िया है, आपको पसंद है कंपनी, आपने रिसर्च किया है, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसके अंदर वो पैसा डाल दिया, तो आपको उस दिन कितने शेयर मिले? 138, 1 लाख रुपए में। तो चलो ठीक है, कोई कोई मसला नहीं है। ये आगे जाके 5 साल बाद 725 का शेयर आपको अगर चलेगा 7,500 रुपये में, तो 7,500 रुपये के हिसाब से हम कैलकुलेशन के लिए ले रहे हैं यहाँ पर 138 से आपको मिलेंगे 10 लाख रुपया, 10,35,000। तो मतलब 10 गुना आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये चीज क्लियर है, 10 गुना प्रॉफिट हो गया आपका। और अगर वही शेयर 7.5 लाख 7,500 में जाएगा, और उसके हम अगर 175 शेयर रहते हैं हमारे पास में, तो आपको मिलेंगे 13,12,500 रुपीज। मतलब सिर्फ आपने क्या किया था, एक शेयर को महंगे में खरीदा था, वही शेयर आपने सस्ती में खरीदा होता तो आपको 3 लाख रुपए का ज्यादा प्रॉफिट मिलता।
तो इस चीज के अंदर हमको रास्ता निकालना है। तो वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है एसआईपी का। एसआईपी यानी आप क्या करेंगे कि आपने सोच लिया कि मुझे कितने शेयर्स लेना है, 1 लाख रुपए के। तो आप पहले महीने में क्या करेंगे? 10,000 के शेयर्स लेंगे, ठीक है। फिर अगले महीने में क्या करेंगे? 10,000 के, ठीक है। तो इस तरह से आप लेते 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 पूरे 1 साल भर में 100 के यानी 1 लाख रुपए के आप शेयर्स ले लेंगे। तो इसमें क्या होगा, कभी शेयर ऊपर के रेट पे मिलेगा, कभी शेयर नीचे के रेट पे मिलेगा, ठीक है। एक एवरेज अच्छा बनेगा। क्या होगा? गुड एवरेज, गुड एवरेज, एक एवरेज अच्छा बनेगा, जो कि आपको भी पता नहीं है क्या एवरेज बनने वाला है, मार्केट आपको लेके चलेगा उसके तरीके से। तो जिस जिस रास्ते पे मार्केट चल रहा है, उस रास्ते पे आप अगर 10-20 साल चलेंगे तो हाई चांसेस है कि मतलब आपको बहुत तगड़े रिटर्न मिलेंगे। तो ये कब हो सकता है? एसआईपी के अंदर, ठीक है ना। तो ये तरीका है लमसम वर्सेस एसआईपी और कंपाउंडिंग का इफेक्ट। ये सब चीजें आज हमको समझना बहुत जरूरी थी, ठीक है। तो अभी ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट किस तरह करना है हमको, ये चीज हमने समझा। अभी इसके आगे हम समझेंगे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। लमसम के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया है मुझे। लमसम यानी आपने एक ही बार में पैसा डाल दिया, यानी ये 725 रुपए का जो रेट चल रहा है, तो एक ही बार मतलब आज ही आपने पूरे 1 लाख रुपए के शेयर खरीद लिए, इसको कहेंगे लमसम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और एसआईपी यानी हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना। वो कितना लगाना है? 2,000 लगाना है, 5,000 लगाना है यानी उतने शेयर्स के पैसे उतने पैसे के शेयर्स खरीद लेना, ठीक है। ओके, डन। तो अभी बात आती है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। ओके, जब हमारी बात हो रही थी माइंडसेट के ऊपर, तो माइंडसेट के ऊपर जो इन्वेस्टर है, ठीक है, फंडामेंटल एनालिस्ट है, जो इन्वेस्टर है, वो 2 चीजें देखेगा। सबसे पहली चीज देखेगा वो क्वालिटी, और उसके बाद क्वांटिटी। जो भी कंपनी की हम स्टडी कर रहे हैं उसकी क्वालिटी देखेंगे हम पहले। तो क्वालिटी कैसा देखना, ठीक है। और क्वांटिटी, तो क्वांटिटी में मतलब क्या देखना, ये 2 चीजें है ना। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के अंदर हम जब बात करते हैं तो उसके अंदर कुछ फैक्टर्स है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स मतलब मैं ये सवाल आप लोग से पूछता हूँ अभी कि आपको कोई कंपनी देखना है, कोई कंपनी की स्टडी करना है, तो वो कंपनी के अंदर आप नंबर के अलावा क्या क्या देखेंगे? कंपनी के प्रॉफिट लॉस के अलावा क्या क्या देखेंगे? कोई भी बता सकता है माइक के ऊपर आकर। कौन बताना चाहेगा? हैंड रेज कर दीजिए। ओके, आयस भाई बोलिए। प्रोडक्ट सर, प्रोडक्ट कितना नीडेबल प्रोडक्ट है, जैसे कोई चीज ऐसी है जो नीडेबल प्रोडक्ट है, कैसा भी अपनी जो रियल लाइफ है उसमें कितना वो चीज का प्रोडक्ट का इम्प्लीमेंट करते हैं, अपन ये यूज करते हैं। जैसे एक सुबह में समझो कि बहुत सही। ये मतलब हम सबसे पहले क्या जैसा कि देखेंगे? सुबह में अपन जी आयस भाई, बिल्कुल सही। जैसा कि सुबह में अपन एक ब्रेड खाते हैं, जैसे डिलक्स का ब्रेड कोई लोग पसंद करते हैं, तो सुबह में वो नीड कितना है, मतलब कितना कस्टमर, कितना उस पे यहाँ पे खपत जो कितनी है, या ये कॉलोनी में कितनी है, वो कॉलोनी में कितनी है। एग्जैक्टली आपने जो अभी वर्ड इस्तेमाल किया ना, वो मेरे को चाहिए था, नीड। जो कंपनी में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं
वो कंपनी कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसकी वजह से लोगों की मतलब कोई प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, ठीक है, उस प्रोडक्ट की जरूरत रहना चाहिए लोगों को, ठीक है। जैसा कि अगर मैं एग्जांपल ले लूं, और जैसा अभी अपना एग्जांपल चल रहा है विप्रो का, तो विप्रो कंपनी क्या काम करती है, ये आईटी टेक्नोलॉजी की कंपनी है, ठीक है। तो ये विप्रो कंपनी क्या करेगी कि आईटी के सॉफ्टवेयर बनाएंगी और बहुत सारे सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीजें पे काम करती है। तो इसकी जरूरत है या नहीं है, बेशक जरूरत है। तो हमको पता चल ये चलेगा सबसे पहले उसकी क्वालिटी, कि हाँ यार ये कंपनी वाकई में दम है और ये मतलब बहुत जरूरी काम कर रही है जिसकी मार्केट के अंदर जरूरत थी। तो पहला पॉइंट क्या है, नीड, कि वो कंपनी की नीड है क्या लोगों को, ठीक है, या वो कंपनी कुछ प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रही है क्या। तो पहला पॉइंट वो हो गया। और कोई बताना चाहेगा जी, शकील भाई। वही क्वालिटी क्वालिटी, पहले तो क्वालिटी देंगे, फिर उस मार्केट का क्या है इससे भी क्वालिटी पता चलती है। शकील भाई आपकी आवाज कट रही है। हाँ हाँ, बोलिए। पहले तो क्वालिटी भी देखेंगे हाँ, जब हम और क्वालिटी की उसके बात साथ कर रहे हैं मार्केट ना, कैपिटल क्या है उसका। नहीं नहीं, देखो अभी अब मेरा सवाल ये था हाँ शकील भाई, कि देखो अपन दो चीजें देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी। पहली चीज तो हम देखेंगे क्वालिटी, हाँ दूसरी क्वांटिटी। तो क्वांटिटी के अंदर तो वो सब हाँ चीजें आएंगी कि फाइनेंशियल हाँ रेशियोज और मार्केट कैप, वो चीज हम अभी नहीं देखने वाले। हम अभी क्या देख रहे हैं कि क्वालिटी, यानी वो हाँ हाँ कंपनी मतलब बेसिक क्या काम कर रही है, उसकी जरूरत है क्या मार्केट में, और आगे जाके हाँ, वो, और आगे चल के वो क्या कर सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल हम अभी बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी की। कौन सी कंपनी, HUL, नाम सुना है इसका सभी ने। हिंदुस्तान, हाँ इसका मतलब डाबर, ब्रिटानिया का तो सुना ही होगा सबने, ब्रिटानिया, ठीक है। ब्रिटानिया की कंपनी है, ये बिस्किट की कंपनी है, मालूम है सबको, बिस्किट, ठीक है, बिस्किट की कंपनी है। तो मैं अगर एक सवाल पूछूं आपको कि बिस्किट लोग कितने साल तक खाएंगे और उसके बाद बंद कर देंगे, बंद करेंगे क्या लोग बिस्किट खाना। हमेशा खाते रहेंगे। हाँ, मतलब मेरा थोड़ा ट्रिकी सवाल था। तो ये कंपनी ऐसी है कि जो मतलब चलते रहने वाली है आगे तक, ये कभी बंद नहीं गिरेगी। और पार्ले, पार्ले कंपनी, ठीक है। तो ये क्वालिटी दिख रहे हैं अभी, इसके बाद क्वांटिटी भी मतलब उनका नंबर भी देखना जरूरी है। क्वालिटी के बाद क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी देखना जरूरी है। अभी जब क्वालिटी की बात कर रहे हैं हम, तो हमारे क्वालिटी के अंदर ये कंपनियां आ रही है। इसके बाद मैं एक कंपनी का नाम लिखता हूँ, IRCTC। रेलवे कभी बंद होगी क्या, होगी रेलवे कभी बंद, कोई जवाब देगा मुझे कि बाबा अभी रेलवे बंद होने वाली है, बंद हो जाएगी, मार्केट में भी रेलवे रहेंगी ही नहीं आने वाले समय में, ऐसा हो सकता है क्या। नहीं, नहीं हो सकता है। हाँ, सईद भाई भी बता रहे नहीं हो सकता। पेट्रोल खत्म हो जाएगा, डीजल खत्म हो जाएगा, लेकिन रेलवे खत्म नहीं होगी। क्यों, क्योंकि रेलवे पे पेट्रोल डीजल पे चलती ही नहीं। वो कहीं पे चलती है, कोयले के ऊपर चलती है, लाइट के ऊपर चलती है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि कंपनी मतलब लॉन्ग टर्म में रहेंगी क्या। अभी मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, कौन सी, हाँ, मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी की कंपनी है, कार की। ठीक है, कार की कंपनी है। ये जितने भी कार्स बनते हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डीजल और पेट्रोल, ठीक है। डीजल और पेट्रोल अगर खत्म हो जाएगा तो ये कंपनी का फ्यूचर क्या दिख रहा है हमको, वीक दिख रहा है। ऐसा नहीं कि मार्केट से उड़ जाएंगी, ये कंपनी भी आगे जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह बनाएगी ना, तो ये भी सस्टेन करेंगी। लेकिन अगर ये कंपनी अभी तुरंत नहीं जाती उस सेगमेंट में, और उसके उसके अलावा अगर दूसरे कोई प्लेयर्स मार्केट में आना शुरू हो जाते हैं, तो ये कंपनी का फ्यूचर आपको क्या दिख रहा है, वीक दिख रहा है या खराब दिख रहा है या अच्छा दिख रहा है। वीक
वीक दिख रहा है, राइट। इसी तरीके से हमारे फाइज भाई ने एक मुझे मैसेज किया है, IEX। तो ये कंपनी क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है आपके घर में, हमारे घर में, तो इसकी भी ट्रेडिंग होती है, इसकी भी रेट रोज कम ज्यादा होते हैं। तो ये IEX जो कंपनी है वो इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग करती है। तो आप मुझे बताओ, बिजली कभी खत्म होगी? नहीं होगी। तो ये भी कंपनी का फ्यूचर क्या हो सकता है, ब्राइट हो सकता है। तो ये मतलब हमने क्या देखा अभी, लॉन्ग टर्म कंपनी का हम देखेंगे कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में टिकेंगी या नहीं टिकेंगी, सबसे पहली बात, ठीक है। ये चीज हमने समझ ली। शकील भाई म्यूट कर लीजिए ना। ठीक है। ठीक है, अभी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के अंदर हमने ऐसी कंपनीज को पकड़ लिया कि जो लॉन्ग टर्म के अंदर हमको दिखने ही वाली है आगे मार्केट में जाके, ठीक है। उसके बाद में जो कंपनी चला रहे जो लोग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो मैनेजमेंट कैसा है हम देखेंगे, मैनेजमेंट का बैकग्राउंड देखेंगे। मैनेजमेंट का बैकग्राउंड देखना क्यों जरूरी है? जो भी प्राइवेट कंपनी आज मार्केट में है या गवर्नमेंट कंपनी है, ज्यादा करके प्राइवेट कंपनीज की ही बात अभी मैं करूंगा, तो इसको कोई ना कोई चलाने वाला रहता है, जिसको हम कंपनी का ओनर या MD कहते हैं, ठीक है। तो उसकी क्या सोच है, वो बंदा अपनी कंपनी को लेके आगे क्या सोचता है, और उनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो जो कंपनीज के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, तो ये लोग क्या सोचते हैं वो उनकी कंपनी के बारे में, तो ये भी हमको जानना जरूरी होगा, है ना। क्यों जरूरी है कि अगर वो लोग मोटिवेटेड रहेंगे, उनकी कंपनी को आगे बढ़ाने की सोच में रहेंगे, तो कंपनी बढ़ेगी। अगर वो उनकी सोच ही नहीं है आगे बढ़ाने की, तो कंपनी बढ़ेगी क्या आगे? नहीं बढ़ेगी। ये क्लियर है पॉइंट, मैनेजमेंट बैकग्राउंड वाला। चार्ट सेक्शन में यस नो जी, ओके, ठीक है। उसके बाद में आती है बिजनेस एथिक्स। कोई कंपनी ऐसी है, ठीक है, कि जो कुछ स्कीम चलाती है ना, कुछ स्कीम चलाती है, या वो कंपनी के अंदर, कंपनी के ऊपर कुछ केसेस चालू है रिगार्डिंग ये कंपनी ने कुछ स्कैम किया है, या कंपनी ने कुछ ये कंपनी में कुछ चोरी हुई है। अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल क्या चल रहा है, भारत पे का। ये मार्केट में नहीं है कंपनी, शेयर मार्केट में, लेकिन इसके ऊपर क्या एलिगेशन है कि ये कंपनी के जो ऑनर है, वो ऑनर की बीवी ने ही 50 करोड़ रुपए का माल 50 करोड़ रुपया खर्चा किया और खुद के ट्रैवलिंग के लिए। तो ये मतलब क्या हो गया, वो कंपनी के बारे में निगेटिव न्यूज होगी, है ना। तो अगर ये निगेटिव न्यूज वो कंपनी के बारे में हमको मिलती है, तो हम ऐसे कंपनी को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि इनके इन्वेस्टर भी नाराज हो सकते हैं, और आगे जाके अगर कंपनी ऐसे चोरी चकारी कर रही है अभी से, तो इनका क्या फ्यूचर हो सकता है आगे जाके। तो जो कंपनी में हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो कंपनी का मैनेजमेंट लॉयल रहना चाहिए, उनके कंपनी के एथिक्स बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए। एथिक्स यानी रूल, हम ऐसा करते हैं, हम रॉन्ग काम नहीं करते, ठीक है। उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या आएगा कि ये कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, अपॉइंटमेंट, इनके अंदर डायरेक्टर कौन कौन है, ये कंपनी खुल के बताती है या नहीं बताती सब लोग को, कि हमारे मतलब कंपनी के अंदर कौन कौन मेन मेन लोग हैं। तो कंपनी ने सब कुछ हमको बताना चाहिए ना, हमको पता रहना चाहिए एटलीस्ट कि ये कंपनी में कौन लोग है, क्या काम होता है, ठीक है, कि उनके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है।
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमको पता रहना चाहिए वो कंपनी में, मतलब कौन कौन लोग हैं, किसकी क्या पोजीशन है, कौन कितनी सैलरी ले रहा है, ये सब चीजें हम क्या करेंगे, उसकी पढ़ाई करेंगे, देखेंगे क्वालिटी, ये कंपनी की क्वालिटी के वाला पार्ट में आ रहा है। देखो पहले क्या हुआ, वो कंपनी की जरूरत है या नहीं है लॉन्ग टर्म के अंदर, ये वाला पार्ट। फिर कंपनी के मैनेजमेंट में कौन कौन है, फिर कंपनी चोरी चकारी तो नहीं करती, फिर कंपनी के अंदर क्या पूरा सिस्टम है, कौन ओनर है, और कौन किस तरह से काम करता है, वो सब चीजें, और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब चीजें हमको पता रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद पॉइंट आता है कि शेयर होल्डर्स। ठीक है, अभी शेयर होल्डर्स तो मतलब ये ऊपर के लोग ही हो गए, मैनेजमेंट वाले और एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो लोग हैं उनके। इसी के साथ हमको ये देखना है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, मतलब देखो अभी क्या है ये चीज समझाता हूँ। हर कंपनी में एक कंपनी का बड़ा हिस्सा, ठीक है, वो कंपनी के फाउंडर लोग के पास में रहता, यानी जो कंपनी जिसने बनाई है, वो कंपनी का जो ऑनर है, मालिक है, फाउंडर है, उसके पास में एक बड़ा हिस्सा रहेगा, 30%, 40%, 50%, जो भी है। लेकिन उसके कंपनी के अंदर कुछ ऐसे भी लोग रहेंगे जिनका कुछ 1%, आधा टका हिस्सा रहेगा। तो हमको ये यहाँ पर ये पॉइंट के अंदर ये देखना है कि जो कंपनी के फाउंडर है, वो उनका बर्ताव किस तरह से है ये छोटे शेयर होल्डर के साथ में। ठीक है, अगर आप 1% के भी मालिक है कंपनी के अंदर, तो आपको पूछा जाना चाहिए कि कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, और आपकी राय लेनी चाहिए वो कंपनी ने। तो कंपनी सबकी राय लेती है नहीं लेती है, ये हम देखेंगे कि इनको फेवर मिलता है या नहीं। फिर कंपनी के अंदर क्या ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो क्लियर रहना चाहिए। कंपनी क्या ले रही है, क्या बेच रही है, खुद के शेयर ले बेच कर रही है अंदर ही अंदर, वो ट्रांजैक्शन क्लियर रहना चाहिए, पूरे सब कुछ हमको बताना चाहिए कंपनी ने, एक एक चीजें। ठीक है, और ये बताती भी है। आपको आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, अगर आप कोई कंपनी के अंदर शेयर खरीदते हैं ना, तो वो कंपनी के आपको मेल्स आते रहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हमारे कंपनी में ये लोग आए हैं, इन्होंने कंपनी छोड़ी है, ठीक है, और हमारा ये डील हो रही है। तो ये सब चीजें कंपनी यहाँ बताती है फिलहाल। ठीक है, तो वो चीजें हमको कंपनीज ने बताते रहना चाहिए। अगर वो कंपनी बता नहीं रही है, तो ये समझ लो कि कंपनी में कुछ ना कुछ लफड़ा है और वहां पे हमको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पॉलिटिकल एफिलिएशन। मतलब इसका मतलब अगर एकदम आसान इसमें बताऊं, तो ये कंपनी, जिस कंपनी में हम पैसा लगा रहे हैं, वो कंपनी कहीं पॉलिटिक्स में तो इन्वॉल्व नहीं है, यानी वो कंपनी पॉलिटिक्स के अंदर तो मतलब डील नहीं करती। अगर मैं नाम लेकर बताना चाहूँ या आपसे पूछूं, ऐसी कौन सी कंपनीज आपके दिमाग में है जो गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा टच में रहती, बता सकते हैं आप लोग? और गवर्नमेंट भी उनका बहुत बहुत मदद करती है, गवर्नमेंट भी, यानी मिल बांट के खाते दोनों। आयास भाई ने बताया, जियो हो गया यानी रिलायंस ग्रुप, ये न्यूज कंपनी वाले हो गए, अडानी ग्रुप हो गया, अडानी ग्रुप हो गया, ये जो है ना, ये पॉलिटिकल, मतलब ये ऐसी कंपनीज का फ्यूचर हम नहीं बता सकते। ठीक है, इनका फ्यूचर क्या होगा ये हम नहीं बता सकते। ठीक है ना, मतलब ये पॉइंट आपको समझ में आया ना कि ये पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं रहना चाहिए कंपनी का, यानी पॉलिटिक्स
से इन्फ्लुएंस होकर उसका धंधा आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कंपनी खुद के दम पर चलना चाहिए। अभी आप टाटा को देखते हैं, टाटा को, तो टाटा नाम सुनते के साथ अपने दिमाग में रिस्पेक्ट आता कि नहीं कंपनी को लेके? क्यों आता? क्योंकि टाटा वाले ना गवर्नमेंट का पैसा लेते ना उनको कुछ देते, वो खुद अपने प्राइड पे जीते। और अगर इनकी बात करते हैं हम, अडानी, अंबानी, ये रिलायंस वाले, ये सब चीजें, ठीक है, तो ये लोग के बारे में हमको डाउट ही रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए कि यार अभी आज गवर्नमेंट इनके फेवर में है, कल इनके फेवर में अगर गवर्नमेंट नहीं रहेगी। ये जो भी बातें मैं बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए बता रहा हूँ। हम कोई कंपनीज को डिमोटिवेट नहीं कर रहे, डिमोट नहीं कर रहे, ना कोई कंपनी को प्रमोट कर रहे, ठीक है। तो मैं ये सिर्फ ये पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं रहना चाहिए कोई भी कंपनी का, ठीक है। तो हम जो कंपनीज पकड़ेंगे वो प्योरली खुद के दम पर ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस नहीं रहना चाहिए। जरूरी है ना ये चीजें देखना, या नहीं जरूरी? मतलब हम ऐसे कुछ कंपनी में पैसा लगाने जा रहे हैं जो हम मतलब 10 साल 20 साल 30 साल तक सोच रहे हो कंपनी में पैसा लगाने की। तो वो कंपनी के लिए हम एक मतलब 8 दिन 10 दिन बैठ नहीं सकते स्टडी करते कि यार हम इसके अंदर लाइफ टाइम पैसा लगाने वाले हैं, तो इसके बारे में हमको सोचना तो जरूरी है। तो जब आप इतना स्टडी करके वो कंपनी में पैसा लगाओगे और जब वो कंपनी के अंदर नुकसान भी होगा, फिलहाल वो शेयर नीचे भी गिरेगा ना, तो आपका दिल एकदम सुकून में रहेगा, ठीक है, गिरने दो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कंपनी पे भरोसा है। आज नहीं, 1 साल बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, 5 साल बाद ये कंपनी मुझे ऐसा रिटर्न देंगी कि मेरी पेंशन मतलब पेंशन बन जाएंगी, मेरी रिटायरमेंट के लिए फंड आ जाएगा, इतना कंपनी पैसा मुझे निकाल के देंगी। ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब हम ये सब पैरामीटर के ऊपर कंपनी फाइनलाइज करेंगे, उसके अलावा नहीं आता। तो मतलब पैसा है, आए और मार्केट में पैसा लगा दिया और 2 के 4 रुपए हो गए, ऐसा करना मतलब गलत है। और मैं तो इसको जुआ बोलता हूँ। उलमा के पास भी अगर ये बात लेकर जाए तो वो भी आप शायद इसको जुए में ही करार कर दे कि आप कोई भी कंपनी में पैसा जाके लगा रहे हैं और 2 के 4 करके ला रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज हमको मतलब नहीं करना है, इसलिए हमको क्या करना है एकदम डिटेल में। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि फंडामेंटल कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है। ऑलराइट, और लास्ट पॉइंट, प्रमोटर्स किसको कहते हैं? मैंने सबसे पहले बताया था, जो कंपनी के मेन फाउंडर लोग रहते हैं, ठीक है, कंपनी के फाउंडर लोग रहते हैं उनको हम प्रमोटर कहते हैं। तो हम सबसे लास्ट में एक चीज देखेंगे कि जो कंपनी के प्रमोटर यानी मेन फाउंडर लोग हैं उनका लाइफस्टाइल देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है देखना, ठीक है। ये क्यों देखेंगे कि मतलब वो रहते किस तरह से। अभी मैं आपके सामने 2 लोग आपके सामने लेकर आ रहा हूं, ठीक है। 2 शख्स आपके दिमाग में मैं सवाल पूछूंगा कि आपकी ये 2 लोगों के बारे में क्या राय है। पहला मैं नाम लूंगा अंबानी और दूसरा नाम लूंगा मैं टाटा। तो आपको क्या लगता कि कौन सा ग्रुप शोकेस ज्यादा करता, पैसा उड़ाता ज्यादा? कौन सा ग्रुप उड़ाता ज्यादा पैसा खुद के लाइफस्टाइल पे, और कौन सा ग्रुप सिंपल है? राइट, अडानी जवाब आया है मुझे अयाज भाई का। तो अडानी वाला अंबानी वाला ये जो ग्रुप है तो मतलब लग्जरियस लाइफ जीता है ना, दिख के आता कि वो इनके पास करोड़ों की कार है, ये है वो है, ठीक है। लेकिन जब हम टाटा को देखते तो अपने रतन रतन टाटा जो कंपनी के मेन ओनर अभी फिलहाल है, तो आप उनको देखेंगे कि मस्त एकदम बसेस में घूमेंगे, खुद के नाना टाटा नैनो में घूमेंगे। और इनकी सोच भी क्या रहती कि जो मिडिल क्लास या पुअर क्लास लोग हैं इनके पास भी मतलब ऐशो आराम की चीजें मिले,
राहत की चीजें मिले, जैसा कि उन्होंने नैनो लॉन्च किए थे 1 लाख रुपए में सबको कार, ये ऐसी चीजें इन्होंने नहीं करते ना। तो ये हम देखेंगे कि हम जो कंपनी की तरफ जा रहे हैं, हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो कंपनीज कैसी है। ठीक है, तो ये प्रमोटर लाइफस्टाइल हम लास्ट में देखेंगे। तो इतनी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हो गया। सबसे पहले तो नीड बेस्ड कंपनी रहना चाहिए। ठीक है, वो कंपनी जो मार्केट हम जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी नीड हमको दिखनी चाहिए कि ये कंपनी की नीड लोगों को सालों साल तक रहेगी ही रहेगी, और ये कंपनीज नहीं रहेंगी तो मार्केट में काम नहीं हो पाएगा। तो ऐसी नीड बेस्ड कंपनी हम ढूंढेंगे। फिर उसके बाद उनका एथिक्स चेक करेंगे कि एथिक्स कैसा है, उनका मैनेजमेंट देखेंगे मैनेजमेंट कैसा है। ठीक है, तो कंपनी के अंदर कौन लोग है, क्या लोग है, सब डिटेल में देखेंगे। फिर कंपनी के फाउंडर माइनॉरिटी शेयर होल्डर को किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, किस तरह से मतलब उनके पास से अगर उनसे राय ली जाती है या नहीं ली जाती, या उनको इग्नोर कर दिया जाता है। फिर जो भी कंपनी के अंदर लेन देन हो रहे हैं वो क्लियरली मतलब कंपनी हमको बता रही है या नहीं बता रही है, या कुछ पीठ पीछे कुछ चल रहा है। ठीक है, और जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कंपनी गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहना नहीं चाहिए, और कंपनी के जो प्रमोटर्स है ये भी मतलब हम कंसिडर करेंगे। तो इतने पॉइंट्स हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे ब्रेक लेना है या क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ये जो वाला पार्ट है ये कंटिन्यू करना है? बोलो, सब लोग राय दो, क्योंकि अगर बहुत ओवर हो जा रहा होगा तो अपन रुक जाते। शकील भाई बोल रहे कंटिन्यू, फैज कंटिन्यू, अरफिया कल कर लेंगे। ग्रुप में किसी का मैसेज आया है क्या? सईद भाई कंटिन्यू, अजहर भाई कंटिन्यू, अयाज भाई कंटिन्यू बोल रहे हैं। ओके ठीक है, कर लेते। अब आमिर भाई भी कंटिन्यू कर लेते। फिरोज भाई फिर हाफिज साहब बोल रहे कि ब्रेक ले, यानी मतलब आज बंद करना है और कर लेना है, ऐसा नहीं। ठीक है, मतलब मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि कंटिन्यू कर ले। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में ही रखूं, और ये जो माइंडसेट वाला गेम था ये इम्पोर्टेंट था बहुत, इसलिए मैंने इसको डिटेल लिया। कल जो पार्ट था वो बेसिक था, इसलिए मैंने इसको फास्ट लिया था। जहां पर जरूरत है वहां पर मैं उतना टाइम देता हूँ। ठीक है, तो आज भी ये क्वालिटेटिव को बहुत टाइम देना जरूरी था, इसलिए मैंने इसको एकदम इन डिटेल टाइम दिया हूँ। और अभी कर रही क्वालिटेटिव की बात, तो अभी क्वालिटेटिव मैं सिर्फ आपको अगर बताना चाहूँ तो एक इसके कुछ पॉइंट्स अपन आज लिख लेंगे, है ना, और इसको लगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी क्वालिटी देखे अपन ने। सबसे पहले क्या देखे, कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो उसके अंदर कंपाउंडिंग का इफेक्ट, वो सब चीजें समझे हमने। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट किस तरह से करना है, लमसम एसआईपी ये हो गया। फिर क्वालिटी की चेक करना है कंपनी की, तो इतने पैरामीटर देखेंगे हम क्वालिटी चेक करने के लिए, है ना। इतने पैरामीटर देख लिए, पूरे पैरामीटर्स हमने देख लिए। अभी जब तक हम कंपनी के नंबर नहीं देखेंगे और जब तक हम कंपनी को नंबर के ऊपर टैली नहीं करेंगे तब तक हमको कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होने वाला। समझ में आई बात? हमने कितनी भी कंपनी की क्वालिटी देख ली और हमको सब मालूम हुआ है, हाँ यार ये सब कंपनी बहुत जबरदस्त है, हाँ, लेकिन उसकी हमने अगर क्वालिटी चेक नहीं की तो उसको ऐसा, उसको अगर मैं बोलना चाहूँ तो वो पंचर गाड़ी हो जाएगी, पंचर गाड़ी। तो हमको पंचर गाड़ी नहीं चलाना है, तो क्वांटिटी भी चेक करना है। तो सिंपल सिंपल चीजें हैं, मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी।
ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी यानी कंपनी फायदे में है या नहीं है, सिंपल। ठीक है, चैट बॉक्स में ओके ओके लिखते जा चलना, ठीक है, थोड़ा भी एक्टिव रहो सब लोग। प्रॉफिटेबिलिटी यानी कंपनी फायदे में है या नहीं है, कंपनी फायदे में धंधा कर रही है या नुकसान में धंधा कर रही है। हमको क्या देखना है, कंपनी फायदे में धंधा करने वाली कंपनी चाहिए। इसी के साथ ही साथ सिर्फ फायदा नहीं, फायदे के साथ ग्रोथ, यानी आज ये साल पिछले 3 महीने में कंपनी 10% ग्रोथ दिया है, तो अगले 3 महीने में कंपनी ने कम से कम 10% यानी 10 या 15% ग्रोथ देना चाहिए, यानी वो कंपनी ग्रोथ वाली फेज में रहना चाहिए। प्रॉफिट भी कमाना चाहिए कंपनी ने, उसी के साथ कंपनी ने ग्रोथ भी देना चाहिए। क्लियर? ये क्वांटिटी देख रहे हैं अपन, है ना, क्वांटिटी यानी इसके अंदर नंबर देखेंगे। ओके, देन हम ये देखेंगे कि मार्जिन। अब कोई भी कंपनी की तो बात छोड़ो, हम कोई भी धंधा करते हैं तो हम 100 रुपये लगाते हैं, तो हम देखते हैं कि 100 रुपये के ऊपर हमको कितना रुपया प्रॉफिट हो रहा है, सब जाके, नॉर्मल लैंग्वेज में जो बोलते हैं ना, सब जाके। तो अगर सब जाजू के अपने को 100 रुपये पीछे 20 रुपये बच रहा है, तो अपनी 20% मार्जिन हो गई, वो प्योरली अपनी सेविंग। तो हम देखेंगे मार्जिन, ठीक है, मार्जिन देखेंगे कि कंपनी के पास में मार्जिन कितना है, उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है, मार्जिन की ग्रोथ। अच्छा मार्जिन रहना चाहिए, और उसी के साथ ही साथ वो मार्जिन में भी ग्रोथ दिखनी चाहिए हमको। ये प्रॉफिटेबिलिटी यानी ग्रोथ कैसा देखना है, मार्जिन और उसकी ग्रोथ कैसा देखना है, वो हम समझेंगे आगे। इसके लिए कोई गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। अभी क्या देखेंगे, प्रॉफिट अच्छा कमाना चाहिए कंपनी ने, और प्रॉफिट के अंदर भी बढ़ोतरी चाहिए हर साल। कंपनी के पास में अच्छा मार्जिन रहना चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन, और वो मार्जिन में भी बढ़ोतरी रहनी चाहिए, ठीक है। कमाई, अर्निंग, थर्ड पॉइंट, कंपनी ने अर्निंग भी अच्छी करना चाहिए, और उस अर्निंग के अंदर भी बढ़ोतरी होना चाहिए हर साल। ये सब ऐसी कंपनीज देखेंगे ना कि जो हाई प्रॉफिटेबल हो, मार्जिन अच्छी हो, उनके अंदर अर्निंग अच्छी हो। ओके, क्लियर? ये बहुत हाई फंडू हो रहा है, सिंपल है ना। थोड़ा सब लोग रिप्लाई करेंगे तो बेटर रहेगा, है ना। हम्म। ठीक है, 3 चीजें समझ में आ गई फिर आपके, प्रॉफिट, मार्जिन, अर्निंग। प्रॉफिट यानी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, उसके अंदर प्रॉफिट के अंदर कंपनी का मार्जिन कितना है, और टोटल अर्निंग कितनी हो रही है कंपनी की। इसके साथ ही साथ खर्चा कितना कर रही है कंपनी, है ना। कमाएंगी भी बहुत सारा, लेकिन उसके अंदर से खर्चा भी होगा, वो खर्चा भी देखना है हमको, कितना कर रही कंपनी, ठीक है। उसके बाद में एक पॉइंट है ऑपरेटिंग, ठीक है, यानी कंपनी काम कर रही है, काम करने के लिए कंपनी एम्प्लॉयज लगाएंगी, मशीन्स खरीदेंगी, लेकिन जितने कम पैसे में, जितना कम से कम कंपनी पैसा लगाकर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकालना, कम से कम पैसा लगाकर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकालना, इसको कहते हैं ऑपरेटिंग इफिशियंसी। अंडरस्टूड? लिख लिए सबने? जो लोग लिखते हैं वो लिख लो। कम पैसा लगाकर ज्यादा प्रॉफिट निकालना, इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग इफिशियंसी। ये मैं कल के क्लास में पूछूंगा, ठीक है। लिख लिया, कम पैसा लगाना और ज्यादा प्रॉफिट निकालना, यानी ऑपरेटिंग इफिशियंसी कहेंगे उसको। किसके मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, ओके ओके, हाँ 2 रिप्लाई तो भी आए कम से कम। चलो, उसी के साथ साथ प्राइसिंग पावर,
भी प्राइसिंग पावर थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। नॉर्मली पैर में पहनने के जूते कितने के आते हैं? मेरे को मैसेज करो, कोई ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूं मैं। नॉर्मली पैर में पहनने के जूते कितने रुपए में आते? नॉर्मली, ठीक है, 400 रुपया मेरे को रिप्लाई आया है। और कोई बताना चाहेगा मेरा भाई? 500, 200, 300, 400, 500, 350, 150, ठीक है। अगर हम एक पकड़ के चलते हैं कि 500 रुपया समझने के लिए, है ना, हम क्या पकड़ के चल रहे हैं? एक नॉर्मली 500 रुपये तक हमको जूता मिल जाता है, तो बनता कितने में होगा? अगर एक जूता 500 में हमको मिल रहा है तो बनता कितने में होगा? इसका भी रिप्लाई दे दे भाई लोग। 500 वाला जूता बनता कितने में होगा? हम उसकी मतलब ब्रांड की बात नहीं कर रहे, ना उसके मटेरियल की बात कर रहे हैं। 100-200 रुपए में बनता होगा, बराबर। सब लोग जवाब तो बराबर दे रहे। 100-200 रुपए में बनता होगा। यानी 100-200 रुपये वाला या 150-200 रुपये वाला जो जूता है वो बिक रहा है कितने में? 500 रुपये में, यानी 3 गुना ज्यादा, यानी 3 गुना या 2 गुना ज्यादा। मतलब 50% मार्जिन उस बिजनेस में है वो लोग को। अभी मैं आपको पूछता हूं, रिबुक या नाइकी का जूता कितने में मिलता है? किसी को आइडिया है? रिबुक या नाइकी का जूता कितने में मिलता? नॉर्मल जूतों की बात कर लिए थे हमने, वो हमको 500 रुपये में मिल रहा था। वहीं अगर हम देखेंगे कि रिबुक या नाइकी का जूता, किसी ने लिखा है कि 2000 प्लस, ये क्या आ रहा है? नो स्टार्ट क्या आ रहा है ये? मेरी आवाज क्लियर है? ये कुछ बीच में छूट रहा है? तो यहाँ पर लोग लिख रहे हैं 3000, 1500। तो मैं आपको बता देता हूँ, नाइकी की वेबसाइट के ऊपर एक, ये अपने समझने के लिए चीज बता रहा हूँ। नाइकी के वेबसाइट के ऊपर सुबह में 7 बजे या रात में 12 बजे उनका कुछ सिलेक्टेड शूज आते हैं बिकने के लिए, और वो 1 सेकंड में बिक जाते हैं। जितने भी शूज आते हैं ना, वो डेली ऐसे होता है। और वो शूज आपको मिलता है 20,000 रुपये में, 25,000 रुपये में। और वो आफ्टर मार्केट वही जूते को आगे बेचा जाता है, क्योंकि वो सबके बस की बात नहीं है वो शूज खरीदना, क्योंकि 1 सेकंड में कुछ लिमिटेड क्वांटिटी रहती है और वो उसको खरीदने वाले बहुत रहते हैं। यानी वहां पर डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई एकदम लिमिटेड है। वहां पर क्या होता है, सबको नहीं मिल पाता वो शूज। तो 17,000, 20,000 का शूज बाद में आफ्टर मार्केट 30,000, 40,000 में बिकता है। तो आप मुझे बताओ, कितना भी अगर अच्छा आपने शूज बना लिया तो उसको ज्यादा से ज्यादा खर्चा कितना आएगा? समझो, जो नाइकी हमको 20,000 रुपये में बेच रहा है, ये 20,000 का शूज उनको कितने में बनता होगा? 1,000 रुपया, शकील भाई बता रहे हैं। अबू अमीर भाई 1,000 रुपया, फैज भाई 2,500 रुपया, ठीक है। मैक्सिमम 2,500 रुपया हम पकड़ के चलते हैं, उसको लगेगा शूज बनाने के लिए। और बेच कितने में रहे ये लोग? 20,000 रुपये में। यानी कितने गुना प्रॉफिट हो रहा है वो लोग का? 2,000% भी अगर पकड़ ले, 200% भी पकड़ ले तो चलेगा। यानी यहाँ पर आप एक बात समझ रहे कि वो बना कितने में रहे? 10 गुना, 20 गुना फायदा है, राइट। जावेद भाई ने एकदम सही लिखा है ग्रुप में भी कि 10 गुना, 20 गुना प्रॉफिट उठा रहे वो लोग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर वो शूज वो 20,000 का 25,000 में भी बेचेंगे तो भी बिकने वाला है, और वो शूज वो 30,000 में भी बेचेंगे तो भी बिकने वाला है। बिकेगा ना, क्योंकि उनकी
पावर उतनी है उनके हाथ में, वो ब्रांड को लेके लोग लेने के लिए तैयार रहते। आज वो शूज लोग पहनते नहीं, उनको शोकेस के लिए लगाया जाता घर के अंदर। मतलब बोलने का मकसद ये हो रहा कि वो जो शूज है वो एज अ प्राइड दिखाते लोग कि हमारे पास नाइकी का ये ब्रांड है। तो वो वहां पे क्या क्या हो रहा है कि वहां पे लोग ये नहीं देख रहे कि कितने रुपए का शूज है, वो देख रहे हैं कि मेरे पास ये चीज है। तो वहां पर क्या हो रहा है कि उस चीज की कीमत कितनी रखना है वो कंपनी के हाथ में है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइसिंग पावर। यानी वो चीज 2000 में बनो या 3000 में बनो, कंपनी खुद के दिल के रेट से बेचेंगी, 20,000 30,000। तो ऐसी प्राइसिंग पावर जो कंपनीज के पास में है, वो कंपनी में भी हम अगर पैसा लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा भाई, ज्यादा होगा या कम होगा लॉन्ग टर्म में? शकील भाई, ज्यादा है ना, ज्यादा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यार इतना मतलब प्रॉफिट मार्जिन है इनका खतरनाक। तो ये कंपनी ग्रोथ ही करने वाली है आगे जाके। ठीक है, तो ये प्राइसिंग पावर इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको डिटेल में बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट, वो जो कुछ हम इंडस्ट्री में पैसा लगा रहे हैं, जो कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, तो वो जो सेक्टर में काम कर रही है वो कंपनी, उसके ऊपर गवर्नमेंट के टैक्सेस कितने हैं। क्योंकि आप ये देखते हैं कि हम जितना भी कमाते हैं इसके अंदर से 30% 25% गवर्नमेंट खा जाती है। तो हमको ये भी चीज देखना है कि वो कंपनी कौन से टैक्स स्लैब में काम करती है, 5% वाले या 30% वाले या 40% वाले। ठीक है, तो टैक्स का भी देखना है हमको कि वो कंपनी पे टैक्स कितना लगता है, अभी इतना समझ लो। इसके बाद वो कंपनी डिविडेंड देती है या नहीं देती है, डिविडेंड्स निकाल देती है या नहीं देती, ये भी देखना है हमको। फैसल भाई को आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। और डिविडेंड यानी कंपनी के प्रॉफिट में से कंपनी क्या करती है, 3 महीने में एक बार या 6 महीने में या साल में एक बार प्रॉफिट में से जितना भी प्रॉफिट हुआ है सब शेयर होल्डर के अंदर बांट देती है। इसका डिटेल में हमने स्टडी किया है बेसिक ऑफसेट मार्केट के अंदर। तो आपने अगर वो क्लास अभी तक अटेंड नहीं करी है तो वो जाके देख लो एक बार डिविडेंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कंपनी डिविडेंड्स देती है या नहीं देती है ये भी देखना है हमको। इसी के साथ ही साथ कंपनी का कैश फ्लो देखना है कि कंपनी में कहां कहां से पैसा आता है। ठीक है, कैश फ्लो बोलते हैं उसको हम, कहां कहां से पैसा आता है वो देखना है, वो हम स्टडी करेंगे। इसी के साथ ही साथ कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कर्जा कितना है, उसमें शॉर्ट टर्म कर्जा भी लिया हुआ रहता है कंपनियों ने, और उसी के साथ ही साथ लॉन्ग टर्म भी लिया हुआ रहता है कर्जा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो जो कंपनी के ऊपर कर्जा है वो कंपनी तो मैं हाथ ही नहीं लगा रहा ऐसी कंपनी को। और कितना कर्जा, आपने इस्लामिक वे के हिसाब से कितना रहना चाहिए मैक्सिमम, कोई कोई बताएगा कि इससे ज्यादा हम नहीं लेंगे, इससे ज्यादा अगर कर्जा रहा तो कंपनी हम नहीं लेंगे। राइट, फैज भाई अयाज भाई दोनों के जवाब मिल चुके हैं। फैसल भाई राइट, 33% से अगर ज्यादा कर्जा रहता है तो हम वो कंपनी को देखेंगे भी नहीं, पहले निकाल देंगे उसको लिस्ट में से। बेशक अयाज भाई, हाँ ठीक है, तो 33% ये आंसर सही है और ये इंपॉर्टेंट है देखना। और ये कहाँ पे होगा, फंडामेंटल के अंदर, क्वांटिटेटिव के अंदर, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स चलेगा। ठीक है, कर्जा रहना चाहिए कंपनी के ऊपर। उसी के साथ ही साथ लास्ट हम देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल कितना रहता है कंपनी के पास। अभी कैसा है, कंपनियां क्या करती है, अपना पैसा अपने बिजनेस में लगाती है। ठीक है, तो सब कुछ पैसा नहीं लगाती कंपनीज, कुछ पैसा रख देती है साइड में।
क्या करती है, कुछ पैसा कंपनी खुद के पास रखती है कि हमको ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट में यूज करना है या हम इससे ये काम करेंगे। तो जो वर्किंग कैपिटल है, यानी कंपनी के हाथ में पैसा पड़ा हुआ है, कंपनी उसको उसके साथ क्या कर रही है, खुद सैर सपाटे लगा रही है, उसके प्रमोटर लोग खुद के काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो देखेंगे हम। तो हम क्या, हमारे मतलब शरिया के हिसाब से भी हम ऐसे कंपनीज में पैसा नहीं लगाएंगे जिनके पास में 33% से ज्यादा पैसा उनके हाथ में हो। ये चीज क्लियर है ना सब लोग को? इसको हम अपने शरिया के लैंग्वेज में कैश कंप्लायंस कहते हैं। ठीक है, अगर ये पैरामीटर में वो कंपनी नहीं आ रही है, ये पैरामीटर में अगर वो कंपनी मतलब 33% से अगर ज्यादा किसी के हाथ में, कोई कंपनी के हाथ में पैसा है, तो हम कंपनी को हाथ में लगाएंगे, यहीं पे रिजेक्ट करना है हमको कंपनी को। और इसी के साथ ही साथ डेट के अंदर भी, इसको हम अपने शरिया के लैंग्वेज में डेट कंप्लायंस कहते हैं। मैं जो बोल्ड कर रहा हूँ तो वो अपने शरीयत के अपने पॉइंट्स रखे हैं, और उसको उसके मतलब हम उसको हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए हमारे पास ये नॉन निगोशिएबल है। क्या है ये? नॉन निगोशिएबल है ये चीजें। अगर ये चीजें कंपनी के अंदर पास नहीं हो रही है तो हम कंपनी के अंदर पैसे नहीं लगाएंगे। फैज भाई 33% है कैश कंप्लायंस, ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 33%, और डेट कंप्लायंस भी लिख लेता हूँ। ठीक है, आयाज भाई पी मैंने कहाँ लिखा है? आयाज भाई मैं पूछ रहा हूँ सर, पूछ रहा हूँ। है ना? मैं अभी देख रहा था, मैं आप जो साइमल्टेनियसली बता रहे थे तो मैं बाजू के मोबाइल में वो भी देख रहा था, तो उसको इम्प्लीमेंट करके, तो इसलिए मैं पूछा था। ओके ओके, माशाल्लाह। देखो अपन जो सीख रहे हैं वो इम्प्लीमेंटेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप वो कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आपके, मेरे और सबके लिए एक हम सीक्वेंस से जाएंगे ताकि हम सब चीजें समझ लें। क्योंकि क्या होता है, नॉलेज ज्यादा होता है ना तो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होता है। इसलिए अभी तक जहां यहाँ पर जो पढ़ाया गया है वो क्लियर है सबको? ठीक है, वर्किंग कैपिटल भी देख लिया हमने। चलो अभी एक दो पॉइंट्स हैं। एसेट ग्रोथ। एसेट किसको कहते हैं? मैंने बताया था पहली क्लास में, एसेट किसको कहते हैं? कोई बताएगा? कोई बताना चाहेगा? किसी का हैंड रेज है? शकील भाई आपका हैंड रेज कंटिन्यू दिख रहा है, आपको बताना है। फिक्स एसेट जो रहता है ना, मशीनरी जिससे माल बनाई जाती है। एसेट को लॉस सिंपल में कोई बताएगा? अयाज भाई आप बताओ। सर ऐसा, ऐसे अमाउंट या ऐसा पैसा जो कंपनी अपने खुद के पास रखती है, नहीं नहीं, वो उसको नहीं नहीं है। बोलते हैं नहीं एसेट, नहीं, जिसे नहीं है, जी। फिक्स एसेट मशीनरी होती है वो पूरी। देखो अच्छा, जैसे पैसे, पैसे मैं के रूप में ना होते हुए कोई उसके रूप। ओके ओके ओके, थोड़ा सा क्लोज था अभी अयाज भाई आपका, और शकील भाई अब भी क्लोज है, लेकिन सबके प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या पूछा था? एसेट। एसेट उस चीज को कहते हैं
जो मैं इसका एग्जांपल देके बताता हूँ, ठीक है? एग्जांपल से चीजें समझ में आएगी। आपका घर आपका एसेट है और आपका मोबाइल आपकी लायबिलिटी है। आपका घर आपका एसेट है। एसेट यानी आपको घर से सिर्फ फायदा ही होगा, आपके घर से नुकसान नहीं होगा, ठीक है? ये चीज समझी? और अगर मैं एग्जांपल लूं एसेट के, तो मैं एसेट के एग्जांपल, अगर एग्जांपल और बताना चाहूं तो आपके घर के अंदर जो बल्ब लगा हुआ है वो आपका एसेट है। जब तक वो चालू है तब तक वो एसेट है, यानी उससे सिर्फ फायदा होगा आपको। और लायबिलिटी किसको कहते हैं? अगर आपने कोई चीज खरीद ली, जैसा कि आपने गाड़ी खरीद ली 4 व्हीलर, तो आज आपने खरीदी है, कल अगर उसको आप बेचने को निकालोगे तो जिस कीमत पे ली है उससे कम ही आपको कीमत मिलेगी, ठीक है? जैसा कि जमीन हो गई, शकील भाई लिख रहे हैं बिल्डिंग हो गया, ये भी क्या है? जमीन, बिल्डिंग, सोना, ये सब क्या है? एसेट्स है अपने, ठीक है? तो कंपनी के पास भी ऐसे कुछ एसेट्स रहेंगे, जैसा कि कंपनी की खुद की जमीन रहेगी, है ना? तो वो एसेट की क्या ग्रोथ हो रही है हम ये देखेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में, समझे? और उसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कौन से कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कहाँ किया है, अभी कहाँ किया है, फ्यूचर के क्या क्या प्लान्स है कंपनी के इन्वेस्टमेंट के, ठीक है? ये दो सिंपल पॉइंट्स हैं। और लास्ट में हम देखेंगे फिनेंशियल रेशियोज। ये जो फिनेंशियल रेशियोज है, इसके अंडर में बहुत सारे रेशियोज आते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले अभी जैसा लेटेस्ट अयाज भाई ने पूछा था पीई रेशियो क्या है, तो पीई रेशियो भी इसके अंडर में आएगा, ठीक है? इसी के साथ बुक वैल्यू आएगी, ओके? डेट टू इक्विटी रेशियो आएगा, पीई रेशियो, बुक वैल्यू, डेट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है? फेस वैल्यू, राइट? अयाज भाई यहाँ पर लिख रहे हैं फेस वैल्यू, तो अभी हम फिनेंशियल रेशियोज में से एक भी रेशियो आज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि एक एक रेशियो को पढ़ने के लिए बहुत अपने को डिटेल में उसको टाइम देना है। तो फिनेंशियल रेशियोज भी हम कंपनीज के देखेंगे, क्योंकि फिनेंशियल रेशियोज को हम देख के हमको पता चलेगा कि ये कंपनी हमको महंगी मिल रही है या सस्ती मिल रही है, या और भी बहुत सारे फैक्टर्स, वो कहाँ पता चलेंगे हमको? ये फिनेंशियल रेशियोज को देखकर। तो मैं इसको भी कुछ थोड़ा अलग तरीके से हाईलाइट कर देता हूँ। देखो, इसको हाईलाइट कर दिया, तो ये जो हाईलाइट किया हुआ पार्ट है इसको हम और आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, डिटेल में। तो ये सब मोटा मोटी आज का हो गया माइंडसेट गेम। ये अपनी हो गई क्लास 2 कंप्लीट, माइंडसेट ऑफ इन्वेस्टर, जिसके अंदर हमारा मतलब आज सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ है। हमने सिर्फ 3 चीजें समझी है आज। कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, और कंपनी के क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है? उसके बाद कौन सा पॉइंट था? ट्रांजैक्शन, ओके, ट्रांजैक्शन क्लियर होना चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिटिकल एफिलिएशन, हाँ, पॉलिटिकल एफिलिएशन में क्या सीखा हमने? वो पॉलिटिक्स से उनका रिलेशन कैसा है? ऐसा है नहीं, हमको ऐसी कंपनीज नहीं चाहिए जो तो सिर्फ खुद के दम पर politics- वो कंपनी चलना चाहिए, पॉलिटिक्स पे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब वो खुद के दम पर कंपनीज रहना चाहिए। और लास्ट पार्ट,
promoters promoters lifestyle. lifestyle. तो उसमें क्या देखेंगे हम? तो प्रमोटर उसमें जो है founder फाउंडर को मेंबर को कहते promoter हैं। अपने ऊपर सिर्फ पैसे खर्च तो नहीं करता है। हाँ हाँ। अय्याशी। अय्याशी सही है। मुझे ना 5 लोग ने मतलब हाथ दिए ऊपर किया था, बाकी लोग का क्या मसला है? अबू आमिर भाई आपको नहीं समझा है क्या क्लास? है मार्जिन, हमें प्रॉफिट कितना मिलता है और प्रॉफिट ग्रोथ में है या नहीं। तीसरे नंबर पे है अर्निंग इट्स ग्रोथ, मतलब कमाई कंपनी अच्छे से कर रही है या नहीं कर रही है। चौथे नंबर पे है एक्सपेंसिव, कंपनी अपना पैसा खर्च कहाँ कर रही है, कितना कर रही है। ओके गुड। उसके बाद है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एफिशिएंसी। जी, मतलब कम पैसे लगाकर ज्यादा प्रॉफिट निकाल रही है या नहीं। गुड, वेरी गुड। उस प्राइसिंग पावर कि कंपनी, ये देखना है हमें कि कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है वो कितने में बना रही है और वो बिक कितने में रहा है और उस पर क्या मार्जिन आ रहा है बेचने के बाद। राइट। उसके बाद है टैक्स कि गवर्नमेंट से जीएसटी, गवर्नमेंट को जीएसटी देने के बाद वो कंपनी उस क्या प्रॉफिट है। ओके गुड। डिविडेंड, मतलब कंपनी 3 महीने 6 महीने के जो भी प्रॉफिट उसके पास आती है तो इनाम के तौर पे अपने शेयर होल्डर को देती है या नहीं देती है। ओके कैश फ्लो, मतलब कंपनी के पास पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, कौन कौन इसमें शामिल है। ठीक है। उसके बाद है डेप्ट, मतलब कंपनी पे कितना कर्ज है, 33% कर्ज है, ज्यादा है, क्या है वो देखना है। फिर उसके बाद है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कंपनी कुछ पैसे अपने पास रखती है तो क्या वो प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करती है या अपने अय्याशी मौज मस्ती में उड़ाती है। राइट। उसके बाद है एसेट ग्रोथ, एसेट ग्रोथ वो है कि कंपनी के पास कुछ चीज ऐसी होनी चाहिए जिससे कंपनी अगर नुकसान में जाए भी तो उसके जरिए ऊपर आ जाए, मतलब फायदा ही हो, उससे नुकसान नहीं होना चाहिए। राइट। उसके बाद है सर लो एबिलिटी, लो एबिलिटी मतलब कि कोई चीज जैसे हम खरीदते हैं तो बेचने के बाद उससे नुकसान होता है, जैसे गाड़ी हो गया और दूसरी चीज, जिसके खरीदने के बाद नुकसान हो तो लो एबिलिटी है, और जिसके रहने से फायदा ही फायदा हो तो वो एसेट ग्रोथ है। गुड जी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है कि कंपनी अपना पैसा कहाँ कहाँ लगा रही है और आगे उसका क्या प्लान है। बहुत बढ़िया। उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्ट है जो आप आगे Report. समझाएंगे इंशाल्लाह। रेशियो रेशियो। मैं सब अपने स्टूडेंट्स को माइक ओपन करके तालियां बजाने के लिए बोलूंगा, या अपने इसके अंदर भी हम तालियां बजा सकते हैं मेरे भाई के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया सर। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया भाई। देखो ये जो बंदे ने अभी बताया है, इनका नाम है एमडी फैसल अली, और ये जामिया अक्कलकुआ में आलिमियत कर रहे हैं भाई। इनके एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन भाई का डेडिकेशन देखो, उतने एग्जाम में से भी टाइम निकाल कर इतने नोट्स बना के बंदे ने कितने करेक्टली बताया है सब कुछ चीजें। तो ये डेडिकेशन अगर रहेगा ना तो हमारे शेयर मार्केट के यार कुछ भी आने तो आप फोड़ दोगे उसको। इंशाल्लाह सर। बहुत बढ़िया फैसल भाई, बहुत बढ़िया, खुशी हुई शुक्रिया मतलब सर। आपका ये डेडिकेशन देख के। और एक रहा है फाइनेंशियल रेशियो। हाँ, जी, फाइनेंशियल वो रेशियोज हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए उसको उन्होंने ज्यादा टच नहीं किया। आज टाइम हुआ है और आई थिंक कि आज की क्लास बहुत प्रोडक्टिव रही होगी और आपको सबको मजा आया होगा इसके अंदर। यस। चलो ठीक है, फिर हम अभी डिस्कनेक्ट कर देंगे, है ना। और कल हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास जो है, जिसका टॉपिक है कि कंपनी की एनुअल शीट किस तरह पढ़ते हैं, कि एनुअल रिपोर्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट किस तरह पढ़ते हैं कंपनी की। ठीक है, ये कल हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज। और अगर मेरे कुछ बोल के वजह से आपको हर्ट हुआ होगा तो आई एम सॉरी। ओके, अल्लाह हाफिज। ये जरूरी है। चलेगा चलेगा। शकील भाई जज़ाकल्लाह, आप जैसे लोग का सपोर्ट रहा तो ही मैं ये कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। इंशाल्लाह। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।